हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इन्फ्लेशन। आई थिंक ये 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इन्फ्लेशन इज़ अबाउट कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस। जब हमारे पास प्राइसेस कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। कीन्सियन व्यू ऑफ इन्फ्लेशन दो तरीके से डिफाइन कराता है इन्फ्लेशन को, सेमी इन्फ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन या फुल इन्फ्लेशन। सेमी इन्फ्लेशन इज़ बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब तक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है, मतलब कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है और प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हैं। दिस इज सेमी इन्फ्लेशन। हुआ क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट था नहीं, लोग अवेलेबल थे काम करने के लिए, तो मनी सप्लाई बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, और जब इनकम भी बढ़ी तो साथ में प्राइसेस भी बढ़ गए। ओपन या फुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो उसमें इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई से प्रोडक्शन कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ और नहीं है, पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट है तो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और उस वजह से फिर प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। दिस इज़ फुल इन्फ्लेशन। इस डायग्राम से शो किया है, इसके ये वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस और आउटपुट शो किया है और एक्स एक्सिस के ऊपर मनी सप्लाई को। क्या कहते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो ये है प्राइस लाइन, ये कंबाइंड ऐसे पहले यहाँ तक और फिर ऊपर। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगेन मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, आउटपुट इंक्रीज़, प्राइस इंक्रीज़, मनी सप्लाई इंक्रीज़, आउटपुट इंक्रीज़, प्राइस इंक्रीज़। उसके बाद में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है लेकिन आउटपुट उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। ये जो ऊपर की तरफ लाइन चली गई है ये लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद में सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। दिस इज़ नॉन एज फुल इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, पहला है बेस्ड ऑन, ये बेसिस बना करके 5 बेस बना करके डिफ़ाइन किया है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को। पहला बेस है डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन इज़ जिसमें गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज़ ओपन इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है जब गवर्नमेंट ट्राई करती है प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करती है प्राइसेस को, राशनिंग करती है, लेकिन इससे क्या होता है, ब्लैक मार्केट ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं जो ज़्यादा डेंजरस हैं बजाय कि ओपन इन्फ्लेशन के। बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस के बेसिस पर वार टाइम, पोस्ट वार और पीस टाइम, ये 3 तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। वार टाइम इन्फ्लेशन क्यों होता है कि हम अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज को इकोनॉमी यूज़ कर लेती है वार गुड्स बनाने के लिए जो हमारे लड़ाई में यूज़ होंगे। पोस्ट वार हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होते हैं वार में जो भी नुकसान हुआ है उसको कवर अप करने के लिए। और पीस टाइम, जब वार ओवर हो चुका है, सब नॉर्मल कंडीशंस चल रही हैं, उस दौरान जो इन्फ्लेशन आता है किसी भी वजह से, दैट इज़ पीस टाइम इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पहला है क्रीपिंग, फिर वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर। क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है जो बहुत ही स्लो रेट से होता है, लगभग एक डेकेड के अंदर 3-4% का इंक्रीज़। वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है ऑब्वियसली उससे ज़्यादा रेट से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेकेड के अंदर 30-40%। रनिंग या गैलपिंग, ये होता है हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन की, एक डेकेड के अंदर प्राइसेस 10 टाइम्स 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाए, दैट इज़ रनिंग और गैलपिंग। एंड हाइपर इन्फ्लेशन, अगेन रेट उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़, जब हमारा एक ही साल के अंदर प्राइसेस 10 टाइम्स या 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाए, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। बेस्ड ऑन स्कोप, स्कोप के बेसिस पर सेंट्रल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सेक्टरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सेक्टरल या स्पोरेडिक है, जब इन्फ्लेशन एक ही सेक्टर को इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ सेक्टरल। और कॉम्प्रिहेंसिव, जब इन्फ्लेशन कई सेक्टर्स को इफ़ेक्ट करता है, ओवरऑल सभी सेक्टर्स को इफ़ेक्ट करता है, तो वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव।
बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस। पहला वेज इंड्यूस्ड, कि वेजेस इंक्रीज होने से प्रोडक्ट से जो प्राइसेस इंक्रीज हुए, दैट इज़ वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। प्रॉफिट और मार्कअप इंड्यूस्ड, अगर एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट परसेंटेज या मार्कअप इंक्रीज कर लेता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट इंड्यूस्ड, जब एक कंट्री डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है अपने घाटों को पूरा करने के लिए, ज़्यादा नोट छापती है, दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। उससे क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होता है, मनी सप्लाई में इंक्रीज ज़्यादा होता है। तो और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी नहीं, इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज़ डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम होता है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रिज़ल्ट क्या आता है कि डिमांड है, एक तो प्रोडक्शन कम हो गया है तो सप्लाई कम हो जाएगी, वो तो डिमांड पहले से ही कम हुई है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है तो फिर अगेन डिक्रीज़ इन डिमांड होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयड हो गए हैं लोग, और जब डिमांड ज़्यादा डिक्रीज़ होती है तो प्राइसेस भी दिस इज़ अबाउट इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने से फिर प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। रीज़न बीइंग कि कम हमें सप्लाई पूरी करनी है और लोग काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। वेट फॉर अ सेकेंड। दो तरीके के होते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम होने से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। और डिमांड बढ़ने के साथ में अजम्पशन क्या है, डिमांड बढ़ती है लेकिन प्रोडक्शन या सप्लाई उस तरह से नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए, इसलिए प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम डिमांड बढ़ने के कारण देखेंगे इधर और सप्लाई बढ़ने के कारण देखेंगे इधर। पहला रीज़न डिमांड इंक्रीज होने का, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट ज़्यादा पे करने लगती है पब्लिक को बाय वे ऑफ पेंशन, स्कॉलरशिप और दिस दैट, तो डिमांड बढ़ जाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी होता है जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा अवेलेबल होता है, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम, जब इनकम इंक्रीज़ हो जाती है लोगों की तो वो ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। ब्लैक मनी, जब ब्लैक मनी इकट्ठा होता है तो ब्लैक मनी, जनरल सी बात है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वही ब्लैक मनी क्रिएट कर पाता है। तो ये ब्लैक मनी यूज़ कहाँ होता है, लग्जरी गुड्स में। लग्जरी गुड्स को कोई नहीं पूछता है कि वो सस्ती मिल रही हैं महंगी मिल रही हैं। बाय नेचर वी नो लग्जरी गुड्स महंगी ही होती हैं, और वो और महंगी भी हो जाएं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उन्होंने ख़रीदनी है जिसने ख़रीदनी है। तो इससे होता क्या है, जो लोग लग्जरी गुड्स बेच रहे हैं उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड बढ़ा देते हैं कंजम्पशन गुड्स की। दूसरा क्या इफ़ेक्ट आता है, लग्जरी गुड्स के प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, कंजम्पशन गुड्स बनाने कम कर देते हैं, जिस वजह से सप्लाई ऑफ कंजम्पशन गुड्स कम होता है। तो ये दो तरह से इफ़ेक्ट करता है। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, जब एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ प्रोडक्शन गुड्स। जब एंटरप्रेन्योर्स को दिख रहा है कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट अच्छा है तो ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब एक ही तरह की मशीनरी की ज़्यादा डिमांड आएगी तो वो मशीनरी महंगी हो जाएगी, और प्रोड्यूसर गुड्स के महंगा होने से कंजम्पशन गुड्स के प्राइसेस भी महंगी हो जाते हैं क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट होते हैं। रिड्यूस टैक्स रेट कम होने से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, जिस वजह से वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। रिडक्शन इन पब्लिक डेट होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पैसा उधार लिया हो पब्लिक से, उसको वापस दे दे। अगर वापस देंगे तो तो पब्लिक के हाथ में पैसा होगा तो वो डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। दूसरी तरफ है रीजंस ऑफ डिक्रीज़ इन सप्लाई, लेस प्रोडक्शन।
लेस प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कम हो जाएगी। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कि चीज़ों को बांध के रख रहे हैं, सेल के लिए नहीं निकाल रहे हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्सेस इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज इन सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, जिससे कि प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ जाएंगी। हो सकता है कई लोग ये सोचें कि हम इतना नहीं कर सकते हैं, हमारी इतनी सेल नहीं होगी अगर प्राइसेस बढ़ गए तो वो बनाना ही बंद कर दें ज़्यादा टैक्सेस की वजह से, तो सप्लाई कम हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर किसी साल में ड्यू टू मानसून और एनी अदर क्लाइमेट रीज़न हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम होता है तो वो सप्लाई को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारा आगे प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है, तो वो सप्लाई को इफ़ेक्ट कर देता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, काम बंद हो गया, सप्लाई कम हो जाएगी। टेक्निकल चेंजेस, जब भी एक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर टेक्निकल चेंजेस हो रहे होते हैं तो उस दौरान प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि कई ट्रायल चल रहे होते हैं, ये ट्रायल वो ट्रायल, और जो टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं जो आए हैं ये टेक्निक एस्टेब्लिश करने, इंस्टॉल करने, उनको कॉस्ट देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, तो इस वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सप्लाई भी कम हुई और प्राइसेस और कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, अगेन कहीं पर अगर हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रॉ मटेरियल बनता है उसकी सप्लाई कम थी तो हमारी कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई भी कम हो गई, और कोई रॉ मटेरियल है उसकी भी कमी होगी तो हमारी आगे फिनिश्ड गुड्स की भी सप्लाई कम होगी। नेचुरल कैलामिटीज़, अर्थक्वेक और फ्लड, इस तरीके की चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है। या फिर जैसे कोविड आया तो कोविड के टाइम पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ी, तो उस वजह से भी इफ़ेक्ट आता है, सप्लाई कम हुई और प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, दोनों जगह आया है ये पॉइंट, यहाँ पे ब्लैक मनी के रूप में आया है, यहाँ आया है लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। दैट्स ऑल। बाकी कुछ है तो वो आप खुद पढ़ के और क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।